हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बुक आरोह काव्य भाग दुष्यंत कुमार चैप्टर 7 दुष्यंत कुमार की गजल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इनकी ऊपर की दो पंक्तियां देखो। ये तुम्हारे पिछले साल वाली है, पुरानी बुक में आग जलनी चाहिए, ये भी दुष्यंत कुमार की गजल थी। उस गजल की ये दो पंक्तियां हैं। और साये में जो धूप है वो एक गजल संग्रह है। उस गजल संग्रह में से ही ये जो तुम अभी पढ़ोगे पीछे ये गजल वो, और ये आग जलनी चाहिए जो पिछले साल थी। और अभी हमारे दूसरी गजल है। तो देखिए, इस मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मतलब इन पंक्तियों में कवि जो है वो देश की जो युवा पीढ़ी है उसको लक्ष्य करके कहता है कि देश की जो युवा पीढ़ी है उसको वर्तमान अर्थव्यवस्था को बदलने का जोश अवश्य होना चाहिए। मतलब देश की जो युवा पीढ़ी है उसमें, और वर्तमान में जो ये अव्यवस्था फैल रही है हमारी, है भ्रष्टाचार और ये राजनीतिक संबंधी, इसको बदलने का जोश अवश्य होना चाहिए। तभी तो ये संकल्प पूरा हो सकता है। मतलब ये परिवर्तन लाने का देश में, मतलब ये विद्रोह की आग जलने का और ये परिवर्तन लाने का जो संकल्प है ये तभी पूरा हो सकता है। ये दुष्यंत कुमार की गजल की ही दो लाइनें, और इस गजल का नाम है आग जलनी चाहिए। ये तो इसमें से बता दिया मैंने। अब दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय देखिए। उनका जन्म 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश। और ये इनकी रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जिसकी एक गजल हम अभी पढ़ेंगे और एक पिछले साल हमने पढ़ ली, आग जलनी चाहिए, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ, विष पाई, और छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये उपन्यास है। ये सारी इनकी रचनाएं, मुख्य रचनाएं। उसके बाद इनकी मृत्यु 1975 में हुई है। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन, मतलब साहित्य के क्षेत्र में, मतलब साहित्यिक जो इनका पूरा जीवन सफर है वो इलाहाबाद में आरंभ हुआ। मतलब इलाहाबाद से ही इनके साहित्य जीवन की शुरुआत हुई है। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल, परिमल एक बहुत बड़ी साहित्यिक संस्था का नाम है, कि गोष्ठियों में, गोष्ठियां माने मतलब विचार विमर्श करने के लिए जो सभाएं होती थी, वो गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी, मतलब आजीविका यानी जीवन जीने के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु यानी कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को ही जाता है। मतलब जो गजल, ये हिंदी की जो विधाएं होती है ना, गद्य की विधाएं, पद्य की विधाएं, उसमें ये जो गजल विधा है ये काव्य पद्य की विधा है। तो इसको हिंदी में प्रतिष्ठित, यानी हिंदी में इसको जोड़ने का, साहित्य के क्षेत्र में इसको स्थान दिलाने का श्रेय केवल एक अकेले दुष्यंत कुमार को ही जाता है। उनके कई शेर, शेरो शायरी वाले शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। मतलब जहाँ राजनीतिक लोग इकट्ठे होते हैं या राजनीतिक सभाएं होती है तो वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप आक्षेप ये सब लगाए जाते हैं, एक दूसरों पर कमेंट्स किए जाते हैं एक दूसरी पार्टियों पर। तो इनकी जो शेर होते हैं वो लोकोक्तियों के रूप में वहाँ पर दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। मतलब नया रूप कायम किया है। एक कंठ विष पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। ये इनकी विशेष कृति है। ये तो इनका जीवन परिचय है, इनका जन्म मृत्यु और ये साहित्य के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां है। मतलब गजल के लिए केवल एक ये दुष्यंत कुमार ही पहचाने जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, अब दुष्यंत कुमार की जो गजल आपकी बुक में है
उसका अध्ययन करने से पहले हम उस गजल के बारे में उसका सार देख लेते हैं। यहाँ दुष्यंत कुमार की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साए में धूप, ये जो मैंने अभी बताया आपको, से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, कि मतलब इनको शीर्षक नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल एक ऐसी विधा है, जैसे गद्य की विधाएं होती है, पद्य की विधाएं होती है, एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर व शायरी वाले शेर अपने आप में मुकम्मिल का अर्थ होता है पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार मतलब आवश्यकता नहीं रहती है। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी होती है, मतलब ये गजल के बारे में बताया गया है सबसे पहले तो। इसके बावजूद दो चीज ऐसी है जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। शेर मतलब एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर, अंतर वस्तु यानी अंदर की, पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की तो दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, जब हम गजल पढ़ेंगे तब देखना आप उसमें, और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उसका तुक निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, मतलब इसका मूल केंद्रीय भाव, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मना स्थिति में लिखी गई है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने, मतलब उसका खंडन करने और विकल्प की तलाश, मतलब उसको समाप्त करने के लिए कोई समाधान ढूंढने की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। वैसे इस गजल का केंद्रीय भाव और मूल भाव यही है कि राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय मूल भाव बन गया। इस प्रकार दुष्यंत कुमार की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। चलिए अब गजल में सबसे पहले ऊपर के दो शेरों को देखिए आप। कहा तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चिराग मतलब दीपक, मतलब अपन नहीं कहते ये घर का चिराग है, मतलब कुल का दीपक, और मयस्सर यानी उपलब्ध, मतलब तो देखिए सबसे पहले आप इसका संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत शेर लिखना पड़ेगा, गजल नहीं, अवतरण भी नहीं। प्रस्तुत शेर दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल उनकी साए धूप में गजल संग्रह के अंतर्गत संकलित है या उससे लिया गया है। तो अभी इस ऊपर के शेर की दो लाइनों में कवि ने जो राजनीति और समाज में जो फैली है अव्यवस्था को समाप्त कर कोई नया विकल्प, कोई नया समाधान खोजने के बारे में विचार किया है इन दो गजलों के, मतलब इन दो शेरों के अंतर्गत। तो देखिए कवि क्या कहना चाहता है कि कवि कहता है कि राजनीतिक अव्यवस्था के बारे में वर्णन करता हुआ कहता है कि जो देश की आजादी प्राप्त कर लेने के बाद, मतलब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद ये निश्चित हुआ था कि प्रत्येक घर को रोशनी देने के लिए, मतलब प्रत्येक घर को रोशन करने के लिए सुख सुविधा रूपी चिराग निश्चित रूप से प्रदान किए जाएंगे। मतलब सारी सुख सुविधाएं, कहने का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी सुविधाएं प्रत्येक घर को प्रदान की जाएगी। परंतु आज तो यह व्यवस्था बन गई है कि घर तो क्या, पूरे शहर को रोशनी देने के लिए एक चिराग भी उपलब्ध नहीं है। कहाँ चिराग मयस्सर, मतलब एक शहर को रोशनी देने के लिए भी चिराग उपलब्ध नहीं है। कवि कहना चाहता है कि, कहने का तात्पर्य है कि घरों को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का तो जो आश्वासन दिया गया था,
परंतु वो तो केवल एक आश्वासन ही सिद्ध हुआ। 2-4 घरों को बात दूर है, पूरे शहर को जीने के लिए सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई है। कहने का मतलब ये हमारा देश आजाद होने के बाद मतलब 2-4 घरों को ही सुख सुविधाएं मिल पाई है, बाकी पूरे शहर को नहीं मिल पाई। राजनीति की जो होते वो बड़े बड़े सपने तो जनता को दिखाते हैं, पर वे जनता को सिवाय बुलावा और धीरज के कुछ नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये जब हमारा देश आजाद हुआ था तब ये सारे तय हुआ था कि भाई प्रत्येक घर को चिराग मतलब रोशन किया जाएगा, रोटी कपड़ा और मकान आवश्यक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा तय हुआ था। लेकिन ये बातें सिर्फ एक आश्वासन मात्र रह गया है और जनता को सिर्फ धीरज बंधा दिया गया है, और ऐसा हुआ है तो सिर्फ 2-3 घरों के लिए हुआ है, बाकी पूरा शहर अंधेरे की दौड़ में ही दौड़ रहा है। तो कवि यहाँ पर राजनीतिक अव्यवस्था पर कटाक्ष करता है। इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है और उर्दू भाषा के प्रयोग हुआ है, और खड़ी बोली कवि के भावों की अभिव्यक्ति होती है। शांत रस, प्रसाद गुण, उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग और खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है, और संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है, क्योंकि ये गजल है इसलिए इसको संगीतात्मकता के भाव से भी अपन ले सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। ये नेक्स्ट शेर देखिए आप। दरखत, यहाँ पे दरखत का मतलब है वृक्ष यानी पेड़, और साया का मतलब है छाया। इसका प्रसंग संदर्भ वही रहेगा, और प्रसंग में कवि ये बताना चाह रहा है कि जनता के लिए योजनाएं तो बहुत बनाई गई थी, परंतु उन्हें वास्तविक रूप नहीं दिया जाता है। सुख और सहारा देने की बात करने वाले ही दुखों का कारण बन जाते हैं, ये कवि मतलब इस शेर में बताना चाहता है। तो देखिए दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि वृक्षों को इसलिए लगाया गया था कि धूप न लगे, मतलब जैसे ये हॉस्पिटल, न्यायालय ये इसलिए खोले गए थे कि हमें मतलब न्याय मिले, हमारा इलाज हो। तो कहना यहाँ पे यही चाह रहा है कि वृक्षों को इसलिए लगाया गया था कि धूप ना लगे, परंतु उन्हीं आज वृक्षों की छाया में धूप लगने लगी है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से सदा के लिए चले जाना ही बेहतर है। कवि ऐसा चाहता है कि कवि ने यहाँ राजनीतिक क्षेत्र की अव्यवस्था के बारे में कटाक्ष किया है कि जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, परंतु वही सुविधाएं आज जनता के लिए दुख का पर्याय बन गई है। जैसे अदालतों की स्थापना हुई तो न्याय के लिए, अस्पतालों की स्थापना हुई तो चिकित्सा के लिए, परंतु आज अदालतों में न्याय नहीं रहा और चिकित्सा में मतलब लोगों का इलाज कम और भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। तो ये सुविधाएं जो हमारे लिए उपलब्ध कराई गई थी, अब उन्हीं से हमें दुखों की प्राप्ति होने लगी है। मतलब ये अव्यवस्था, मतलब ये हमारे देश की अव्यवस्था है, इसका कोई समाधान तो निकलना ही चाहिए। तो इसीलिए कवि मतलब कह रहा है कि जब अपने ही वृक्ष छाया देने की अपेक्षा धूप के का अनुभव कराने लगे तो वहां से चले जाना ही बेहतर है, या राजनीतिक क्षेत्र से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा रखना व्यर्थ है। जो ये नेता होते हैं, इन्होंने शासन संभाला था तब जनता को सुख देने के लिए जनता के दुखों का बड़ा कारण बनकर रह गए। मतलब जब इन्होंने शासन संभाला था तो इन्होंने जनता को सुख देने के लिए संभाला था, लेकिन आज यही राजनीतिक लोग और यही नेताओं का शासन आज हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया है। कहने का मतलब
ये राजनीतिक अव्यवस्था और ये सामाजिक हमारा जो ये चलन है, आज लोगों को सुख सुविधाएं देने की जो संसाधन है और जो सुख सुविधाएं देने की जो व्यवस्था है राजनीति के द्वारा, राजनीति की तरफ से, आज वही आम जनता के लिए दुखों का कारण बनती जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि दुष्यंत कुमार राजनीतिक अव्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मतलब अगर ये या तो इनका विकल्प खोजना चाहिए या फिर यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तो जैसे न्यायालय और चिकित्सालय पर करारा कटाक्ष किया गया है इसमें, और दरख्तों के साए में धूप लगना विरोधाभास की सृष्टि करता है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। बाकी इन सब में वही है, शांत रस, प्रसाद गुण और उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है कहीं कहीं, और संगीतात्मकता गुण का गुण विद्यमान है। मतलब पूरी गजल के लिए, हर शेर के लिए यही इसका काव्य सौंदर्य रहेगा। न अब नेक्स्ट शेर देखिए, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। मुनासिब यानी उपयुक्त और सफर यानी यात्रा। इसका संदर्भ वही रहेगा। इसका प्रसंग ये है कि कवि का मानना है कि जनता से जो वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, मतलब नेता ने, पर उन्हें पूरा नहीं किया जाता। जनता भी आवाज उठाने और विद्रोह करने की बजाय चुपचाप अन्याय सहती रहती है। तो इसमें कहीं न कहीं जनता भी जिम्मेदार है। तो दुष्यंत कुमार वर्णन करते हुए कहते हैं कि लोगों को यदि उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलती है तो वो विरोध किए बिना ही मतलब अभावों में जीना शुरू कर देते हैं, मतलब अभावों में जीना सीख लेते हैं। उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती तो वो आवाज नहीं उठाते और उस अन्याय के खिलाफ मतलब उसका विद्रोह नहीं करते, वो उन्हें अभावों में ही जीना सीख लेते हैं। यदि इन्हें पेट ढकने के लिए कमीज उपलब्ध नहीं हो पाती तो ये भोले लोग अपने पांवों से ही अपने पेटों को ढक लेते हैं, अपने पेट को। वास्तव में अव्यवस्था की इस यात्रा के लिए तो ऐसे ही लोग उपयुक्त हैं। कहने का मतलब कि अव्यवस्था का साम्राज्य तभी चल सकता है जब कोई उसके लिए विरुद्ध आवाज न उठाए। मतलब अव्यवस्था का साम्राज्य तभी चल सकता है जब उसके विरुद्ध कोई आवाज न उठाए, और हम लोग उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहे, तभी यह अव्यवस्था का साम्राज्य आगे बढ़ता जा रहा है। यदि लोग राजनीतिक क्षेत्र में फैली भ्रष्टाचार आदि बुराइयों की ओर आवाज बुलंद नहीं करेंगे तब तक उन्हें अभावों में ही जीना पड़ेगा और अव्यवस्था का राज्य फलता फूलता ही जाएगा। तो कवि ने संकेत किया है कि नेताओं के द्वारा जनता की गरीबी हटाने के कितने ही प्रयत्न किए जाते हैं पर सब खोखले सिद्ध होते। जनता अभावों में ही जीना सीख जाती है। तो कवि यहाँ पे ये उजागर करना चाहता है कि जहाँ जनता के अभावग्रस्त जीवन को उजागर किया गया है इसमें, तो वहीं राजनीतिक क्षेत्र द्वारा किए गए खोखले वादों की ओर भी संकेत किया गया है शहर में। और कमीज, मुनासिब और सफर ये उर्दू शब्द है इस वाले शेर में। देखिए